हेलो स्टूडेंट्स, व्यूअर्स, आपके अपने चैनल उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम छंद करेंगे। छंद क्या होते हैं, कितने इसके अंग हैं, कौन सी रचना छंदमय होती है, यही आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। छंद। देखिए, छंद क्या होता है। कौन सी जो काव्य रचना होती है वो छंदमय होती है। जिस काव्य रचना में अक्षर, मात्रा, गण, गति, यति आदि नियमों का पालन करके जो काव्य रचना लिखी जाए वो क्या कहलाती है? छंदमय रचना कहलाती है। कैसे अगर हम इसकी परिभाषा लिखें तो क्या लिखेंगे कि छंद क्या होता है? जिस रचना में या जिस रचना में अक्षर संख्या गण, यति, गति, तुक आदि का नियोजन हो, छंदमय रचना कहलाती है। छंदमय रचना कहलाती है। यानी कि जहां अक्षर संख्या, गण, यति, गति, तुक आदि का ध्यान रखा जाए, आदि को क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाए, वही रचना क्या कहलाएगी? छंदमय रचना कहलाएगी। ठीक है। अब देखिए, छंद का अर्थ क्या होता है। छंद जो है वो चद धातु से बना है और जिसका अर्थ होता है खुश करना। क्या होता है? खुश करना। अर्थात जिस रचना को पढ़ के मन आह्लादित हो जाए, प्रसन्न हो जाए, मन में प्रसन्नता के भाव आ जाए, वही रचना क्या कहलाएगी? छंदमय रचना कहलाएगी। तो क्या हो गया? खुश करना, जिससे हमारा मन प्रसन्न हो जाए। जिस काव्य रचना को, जिस कविता को पढ़ के हम प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए, मन में प्रसन्नता के भाव आ जाए, वो क्या कहलाएगी? छंदमय रचना कहलाएगी। अच्छा, इसमें एक होता है तुक। तुक जो तुक होता है वो छंद की आत्मा होता है। क्या होता है? आत्मा होता है। तुक क्या होता है अभी ये पढ़ेंगे। तो छंद के अंग कितने हैं उनमें देखते हैं। तुक, गति, यति जो भी है वो क्या होते हैं अभी देखते हैं। अब ये तो हमारी हो गई, छंद का अर्थ हो गया, छंद की परिभाषा होगी, छंद की आत्मा किसे कहते हैं, तुक को कहते हैं। अभी आगे क्या करेंगे? छंद के अंग कितने हैं। कितने अंग हैं पता है आपको? वो तो बताएं, कितने अंग हैं? 7 अंग है। कितने अंग है? 7 अंग है। पहला है इसमें चरण। चरण को हम क्या कहते हैं? पद भी कह सकते हैं, पाद भी कह सकते हैं। ठीक है। दूसरा है, पहला क्या हो गया? चरण, जिसे हम पद भी कह सकते हैं, पाद भी कह सकते हैं। दूसरा है वर्ण या अक्षर। दूसरा क्या है? वर्ण या अक्षर। तीसरा संख्या या क्रम। चौथा गण। पांचवा
यति, चठा, गति, और जो अंतिम है वो है तुक। तो ये क्या है, छंद के अंग हैं या अव्यय भी कह सकते हैं। छंद के अंग या अव्यय क्या है, छंद के अंग कितने हैं, 7 है। अब देखिए चरण क्या होता है, वर्ण क्या होता है, संख्या क्या होती है, क्रम क्या होता है, गण, यति, गति, इनको पढ़ने के बाद, अच्छे से समझने के बाद हम जो हमारे छंद है, दोहा, चौपाई, रोला, उलाला, उनको हम हल करेंगे, उनको देखेंगे कि ये यहाँ पे ये छंद आया, क्यों आया, कैसा है, क्या इसका नियम है, क्या इसकी परिभाषा है। तो सबसे पहले क्या है, चरण। देखिए प्रत्येक छंद में 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं, ठीक है, जिसको हम अक्सर 2 लाइनों में, 2 पंक्तियों में लिखते हैं। चरण को ही हम क्या कहेंगे, पद कह सकते हैं, पाद कह सकते हैं, ये बार बार रिपीट हो रहा है। अच्छा, उसमें क्या है कि चरण भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है समचरण और दूसरा होता है विषम चरण। अब सम क्या होता है, विषम क्या होता है, हमने बताया कि कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। कौन कौन से, 1, 2, 3, 4। अब देखो ये 4 चरण हो गए, पहली पंक्ति, दूसरी, तीसरी, चौथी। 2 लाइनों में लिखेंगे, पंक्तियां 2 होंगी, लेकिन उनमें थोड़ा क्या होगा, विराम होगा। अब इसमें विषम संख्या कौन सी है, 1, 3, ये क्या है, विषम है। और सम संख्या कौन सी है, 2, 4, ये क्या है, सम। तो ये 2 और 4 क्या हो गए, सम हो गए, और 1 और 3 क्या हो गए, विषम चरण। ये विषम चरण है, और 2 और 4 क्या है, सम चरण है, ठीक है। जो पहली और तीसरी पंक्ति होगी वो विषम चरण कहलाएगी, दूसरी और चौथी पंक्ति होगी वो क्या कहलाएगी, सम चरण कहलाएगी। अब जैसे एक उदाहरण मैं आपके पास आपके लिए लिख रही हूँ, उसमें पता चलेगा कि कौन सी समचरण है, कौन से विषम चरण है। अब देखिए एक दोहा है, रही मन पानी राखिए, रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सोन, ठीक है। पानी गए न उबरे, उबरे मोती मानुष चून, ठीक है। तो ये पंक्ति है। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, कोमा लगाया है, रही मन पानी राखी, यहाँ तक क्या हो गया, पहला चरण हो गया, क्या हो गया, पहला चरण। बिन पानी सब चून, ये दूसरा हो गया। पानी गए न उबरे, ये तीसरा हो गया, और ये क्या हो गया, चौथा चरण हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे पहला, तीसरा विषम चरण हो गए, दूसरा और चौथा क्या हो गए, सम चरण हो गए, और 2 ही पंक्तियों में मैंने इसको लिखे। तो छंद के 4 चरण होते हैं, ये क्या है, चरण है। सम और विषम आपको पता चल गया, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये दोहा लिख ही दिया है, दोहा छंद का उदाहरण है ये भी लिख ही दिया है, तो हम यहाँ तुक जान लेते, तुक क्या होता है। अब देखिए जो पंक्ति के अंत में यहाँ पे सून आया, यहाँ पे चून आया, अंत में न वर्ण की आवृत्ति है, यहाँ पे भी ऊ है, यहाँ पे भी ऊ है, सेम है। तो तुक क्या होता है, तुक तुक क्या होता है, लय क्या होते हैं, रिदम क्या होता है। जहां स्वर मैत्री का चरणांत में क्या हो, चरणांत, चरणांत क्या होता है, चरण के अंत, चरण के अंत में स्वर मैत्री हो, अक्षर विन्यास हो, एक जैसे वर्ण हो, अक्षर हो, जो लय हो, वो ही क्या होता है, तुक होता है। क्या होता है, तुक होता है। जैसे आई, खाई, ठीक है, मिलना, चलना, वहां भी न की आरती है, वहां भी आई की आरती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तुक बंदी हो गई। अब अगला देखते हैं वर्ण क्या होता है, अक्षर क्या होता है। चलिए यहीं से समझ लेते हैं, वर्ण या अक्षर। एक स्वर ध्वनि वाला जो वर्ण होता है,
वही क्या कहलाएगा, यहाँ पे वर्ण कहलाएगा। जिस वर्ण की एक स्वर ध्वनि हो, यानी कि जो स्वर रहित वर्ण हो, वो यहाँ पे वर्ण नहीं माना जाएगा, वर्ण को ही अक्षर कहते हैं। यानी कि जैसे हम ये लिख दें, तय लिख दें, यहाँ पे जो ये आधा तय है, स्वर रहित तय है, यहाँ पे इस तय को वर्ण नहीं माना जाएगा। एक स्वर ध्वनि हो जिसमें स्वर मिला हुआ हो, उसी को क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे, अक्षर कहेंगे छंद में। ठीक है, वर्ण अक्षर भी हो गया। यहाँ पे जैसे कि ये र है, वर्ण है, ही है, ये भी वर्ण है, मैं है, ये भी वर्ण है, न है, ये भी वर्ण, इसमें 4 वर्ण मिले हुए हैं। ठीक है, उसके बाद है संख्या क्रम। यहाँ पे वर्ण अक्षर और साथ में मात्रा और देखते हैं, मात्रा। ठीक है, अब देखिए संख्या और क्रम को पढ़ने से पहले मात्रा के विषय में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, मात्रा के विषय में। मात्रा क्या होती है, मात्रा सभी को पता है, मात्रा क्या होती है। वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसको क्या कहेंगे, वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय को, काल को ही मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। अब जो स्वर है, एक ह्रस्व स्वर है, एक दीर्घ स्वर, लघु स्वर और दीर्घ स्वर है। अब जिनके उच्चारण में कम समय लगे वो क्या है, लघु स्वर है, ह्रस्व स्वर है, और जिनके उच्चारण में ज्यादा समय लगे वो दीर्घ स्वर है। कम समय लगे उसके लिए क्या है, कौन कौन से स्वर हैं, जो मूल स्वर है, ह्रस्व स्वर है, वो कौन से है, ए है, ई है, उ और री, ये क्या है, मूल स्वर है। ठीक है, और जो दीर्घ स्वर है वो कौन से हैं, सभी को पता है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देती हूँ, क्या हो जाएंगे। ए का दीर्घ क्या है, आ, ई का दीर्घ क्या है, ई, उ का दीर्घ क्या है, उ, फिर क्या है हमारे ए, आई, ओ और औ, ये क्या है, दीर्घ स्वर है। ठीक है, तो इनके उच्चारण में कम समय लगता है, इसके लिए एक मात्रा का प्रयोग होता है। एक मात्रा का कैसे लिखेंगे, एक खड़ी पाई के रूप में लिखेंगे। ये सिंबल का मतलब है एक मात्रा है। और यदि दीर्घ स्वर है उनका उच्चारण करते हैं तो उसमें ज्यादा समय लगता है, उसके लिए गुरु बोलते हैं। ये जो एस है इसकी तरह सिंबल होता है, इसका मतलब है 2 मात्रा है, इसका मतलब जो खड़ी पाई 1 मात्रा है। छंद में मात्राओं को गिनने का जो सूत्र है वो क्या है, एक के लिए जो लघु स्वर है उसके लिए क्या है, खड़ी पाई, और जो गुरु स्वर है यानी कि दीर्घ स्वर है उसके लिए 2 मात्रा, इसके लिए इसको गुरु बोलेंगे। इसको बोलते हैं लघु और इसको बोलते हैं गुरु। ठीक है, लघु गुरु, ये मात्राओं को गिनने का तरीका है। अभी हम गण करेंगे तब बताएंगे मात्राओं को कैसे गिनते हैं, क्या होती है मात्राएं। ठीक है, तो ये हमारा मात्रा भी हो चुका है। उसके बाद देखते हैं संख्या क्रम क्या होता है। संख्या, मात्रा और गणों जो उनकी संख्या कितनी है, मात्रा और वर्ण कितने हैं, उनको गिनना ही क्या है, संख्या है कहलाता है, उनको गिनना ही संख्या कहलाता है। अच्छा, उससे पहले हमारा एक विषय रह गया कि छंद के भेद कितने हैं, कितने भेद है छंद के, छंद क्या होता है, छंद के अंग क्या है, ये हम कर रहे हैं। उससे पहले छंद के भेद कितने हैं, छंद के 3 भेद है। कितने भेद है, 3 भेद है। कौन सा, एक होता है मात्रिक छंद। मात्रिक क्यों, जब ये मात्रा कर रहे थे ना, काउंट कर रहे थे, गिन रहे थे, बता रहे थे, उसके लिए मात्रिक छंद। और जो दूसरा है वो क्या है, वार्णिक छंद। और तीसरा है, अंतिम है वो मुक्तक छंद। अब मात्रिक छंद, मात्रा से ही पता चल रहा है, मात्रिक से पता चल रहा है कि मात्रा, जिस छंद में मात्राओं की गणना की जाती है, मात्राओं की गणना के अनुसार छंद निर्धारित किया जाता है, वो क्या कहलाता है, मात्रिक छंद कहलाता है। वार्णिक छंद क्या कहलाता है, वार्णिक यानी कि जहां वर्णों की गणना के अनुसार पता चले कि कौन सा छंद है, वर्णों की गणना की जाए, वहां वार्णिक छंद। और मुक्तक छंद जाए, मुक्तक क्या होता है, जिसमें कोई नियम, कोई बंधन नहीं होता, जो कवि है वो अपने भाव को मुक्त रूप से लिख सकता है, कोई बंधन नहीं होता, वो क्या होता है, मुक्तक छंद होता है। ठीक है, अब मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है
और वर्ण छंद में वर्णों की। तो यही क्या है संख्या, जब मात्राओं की संख्या की गणना की जाए, वर्णों की गणना की जाए, वही क्या कहलाएगी, संख्या कहलाएगी। ठीक है। अब ये क्रम क्या है, क्रम क्या है कि जो गण है उनका निर्धारण करना, वही क्या है, क्रम है। गणों का निर्धारण करना, स्थान निर्धारण करना, वही क्या कहे, क्रम है। ठीक है। उसके बाद यति, यति क्या होता है, यति को हम विराम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विराम। और विराम का अर्थ होता है ठहराव। किसी काव्य रचना को पढ़ते समय कुछ समय के लिए रुका जाता है, थोड़ी देर के लिए सांस लिया जाता है, रुका जाता है, फिर आगे बढ़ा जाता है। तो उस ठहराव को, उस विराम को ही क्या कहेंगे, यति कहेंगे। ठीक है। उसके बाद है गति। ऐसा तो होता नहीं है कि हम किसी काव्य रचना को पढ़ रहे हैं और पढ़ते जाए बीच में कहीं रुके नहीं है, ये तो क्या अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। काव्य रचना तो नीरस हो जाएगी, बोरियत पैदा हो जाएगी इसमें। तो जहां रुकाव होगा, ठहराव होगा, विराम होगा, वही क्या होगी, यति होगी। उसके बाद है गति। गति क्या होती है, किस गति से, किस लय से हम कविता का पाठ कर रहे हैं। किसी की आदत होती है कविता पाठ को बहुत ही गति से, स्पीड से पढ़ते हैं, कोई बहुत धीमे धीमे पढ़ते हैं, कोई मध्यम गति से पढ़ते हैं, कोई गा के पढ़ता है, मतलब जिसकी आवाज अच्छी होती है वो उसको कविता का गायन करता है। तो किस प्रवाह से, किस गति से, किस लय से कविता पढ़ी जा रही है, वही क्या है, गति है। काव्य पाठ किस प्रवाह से हो रहा है, किस गति से हो रहा है, वही क्या है, गति हो रहा है। ठीक है। अंत में तुक मैंने आपको बता ही दिया था कि चरणांत में जो स्वर मैत्री होगी वो क्या कहलाएगी, तुक कहलाएगी। ठीक है। तो ये हो चुका है। उसके बाद हमारे एक गण रह गया है, गण। गण को देखते हैं, ये क्यों छोड़ा बीच में, इसको एक वजह है कि हम गण कितने हैं और उनका क्या चिन्ह है, गणों के नाम क्या है, उसके लिए एक ट्रिक है, वो ट्रिक पढ़ते हैं। देखिए गणों की संख्या 8 है। कितनी है, 8 है। कौन कौन से, वैसे तो हमें याद नहीं रहेंगे कौन कौन से गण हैं और उनका सूत्र क्या है, याद नहीं रहेंगे। तो ट्रिक क्या है, सूत्र क्या है, उसको लिख लीजिएगा। सूत्र है ये मा ता रा ज भा न स ल गा। ये गणों को याद करने का सूत्र है। ठीक है। ये माता राजय भान सलगा। इस सूत्र को आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि गण कौन कौन से हैं। 8 गण यहीं से निकल आएंगे और उनका सूत्र भी इसी, उनका जो चिन्ह है वो भी यहीं से निकल आएगा। कौन सा है, ये माता राजय भान सलगा, ये माता राजे भाने सलगा। अभी मैंने बताया गति, देखिए मैं इसको ये माता राजे भाने सलगा गति से पढ़ रही हूँ, ये माता राजे भाने सलगा। अब मध्यम गति से पढ़ा है और बिल्कुल मध्यम से, ये माता राजे भाने सलगा, ये और भी मध्यम से पढ़ा है। तो यही क्या है, गति है। अब देखिए यहीं से देखिए गण क्या है, 3 वर्णों का समूह, 3 वर्णों का समूह, 3 वर्णों का समूह क्या कहलाता है, गण कहलाता है। अब 3 वर्ण कौन से हैं, हम यहीं से बनाते हैं। यहां से ये से शुरू हो रहा है, ये से आगे 3 वर्ण काउंट कर लो, कहां आ जाएगी, या तक, ये से आगे ता तक। तो ये क्या है, य गण। ये हमने आगे लगा दिया, गण से आगे लगा, क्या बन गया, ये गण बन जाएगा। जो पहला गण है वो क्या है, ये गण है। ठीक है। हम इसी सूत्र से 8 गण बनाएंगे, उनका सूत्र बनाएगा। ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। ये गण का सूत्र क्या होगा। अभी देखिए हमने मात्रा बताई थी, तो जो हमारा स्वर है, जो लघु स्वर है उनकी 1 मात्रा होगी और जो दीर्घ स्वर है उनकी 2 मात्रा होंगी। और साथ ही एक होता है मात्रा पे, जो मैं आपको पहले बताना भूल गई थी, अब बताती हूँ, कोई नहीं। ये तो पता चल गया, जो लघु स्वर है उसकी 1 मात्रा, जो दीर्घ स्वर है उसकी 2 मात्रा। सिंबल क्या है,
जो एक खड़ी पाई है एक मात्रा, जो ऐसा है उसकी दो मात्रा, ये लघु कहलाएगा, ये गुरु कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, एक नियम और है, यदि चंद्र बिंदु आए, किसी वर्ण पे चंद्र बिंदु आए तो क्या होगा, एक मात्रा गिनी जाएगी। ठीक है। और यदि किसी वर्ण पे अनुस्वार आए, अनुस्वार यानी कि बिंदी आए, तो दो मात्रा गिनी जाएंगी। ठीक है। और यदि जो हलंत के साथ कोई वर्ण हो, जैसे कि राजन, यहाँ पे न के नीचे हलंत है, इस न की कोई मात्रा नहीं होगी, लेकिन इसे जो पहले वाला वर्ण है उसकी क्या हो जाएगी, गुरु हो जाएगी। ठीक है। संयुक्त अक्षर है, जैसे कि पुत्र है, संयुक्त अक्षर आया है, संयुक्त अक्षर से जो पहले का वर्ण है यदि लघु है तो दीर्घ हो जाएगा, और दीर्घ की गुरु मात्रा, यदि यहाँ पे क्या होना था, एक मात्रा होनी थी, लघु होनी थी, लेकिन जो संयुक्त वर्ण है इसकी वजह से क्या हो गया, गुरु हो गया है, और यहाँ पे लघु हो गया। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि जो विसर्ग होते हैं, विसर्ग, इनकी जो मात्रा होती है वो भी क्या होती है, गुरु होती है। तो ये मात्राओं को गिनने का तरीका है। ठीक है। अब हम इनमें मात्राएं गिनते हैं, उसके बाद शब्द लिखेंगे कि इस शब्द में कौन सी मात्रा होगी, क्या लघु होगा, गुरु होगा, वो देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे यगण का क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, यगण में एक मात्रा है, लघु है, यहाँ क्या है, आ है, दीर्घ है, तो गुरु हो जाएगा, ता भी क्या है, दीर्घ है, गुरु हो जाएगा। यगण का सूत्र क्या हो गया है, लघु गुरु गुरु, ये क्या हो जाएगा, यगण का सूत्र। लघु गुरु गुरु आए तो इसका मतलब आप क्या समझोगे कि ये यगण है। उसके बाद क्या आ रहा है, मैं आ रहा है, मैं से आगे तीन वर्ण काउंट कर लो तो क्या हो जाएगा, मगण। सूत्र क्या होगा आप बता सकते हो, यहाँ पे क्या है, माँ है तो गुरु होगा, ता है ये भी गुरु होगा, र है ये भी क्या होगा, गुरु गुरु गुरु, यहाँ क्या हो जाएगा, मगन का सूत्र हो जाएगा। उसके बाद क्या है, ता है, ता के आगे तीन काउंट कर लो, जय तक हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, तगन हो जाएगा। सूत्र क्या होगा, ता है, गुरु है, रा है, गुरु है, जय क्या है, लघु है, गुरु गुरु लघु, ये किसका सूत्र हुआ, तगन का सूत्र हुआ। ठीक है। उसके बाद क्या है, रा है, रा से आगे तीन काउंट कर लो, क्या हो जाएगा, यहाँ रगण हो जाएगा। रगण का सूत्र क्या होगा, रा क्या है, दीर्घ है, जय क्या है, लघु है, और भा क्या है, गुरु है। गुरु लघु गुरु, ये किसका सूत्र हो गया, रगण का सूत्र हो गया। ठीक है। उसके बाद क्या है, जय है, जय से आगे तीन कर लो तो क्या हो जाएगा, जगण हो जाएगा, जगण। जगण का क्या हो जाएगा, लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु गुरु लघु, किसका सूत्र हो गया, जगण का हो गया। जगण के बाद क्या है, भय है, भय से आगे तीन कर लो तो क्या हो जाएगा, भगण हो जाएगा। भगण का क्या होगा, गुरु लघु लघु, ये किसका हो जाएगा, भगण का हो जाएगा। भगण से क्या आ गया, क्या है, न है, तो ये क्या हो जाएगा, नगण हो जाएगा। नगण का क्या हो जाएगा, गुरु गुरु गुरु, नहीं, लघु लघु लघु, नगण का क्या है, लघु लघु लघु। अंत में क्या बचे, से बचा, से से आगे तीन कर लो तो क्या हो जाएगा, ये सगण हो जाएगा। सगण का क्या है, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, ये किसका हो गया, सगण का हो गया। अंत में क्या बचे, ले और गए। ले और गए क्यों लगाए गए हैं, इस सूत्र को पूरा करने के लिए लगाए गए हैं। और ले का अर्थ क्या है, लघु, और गै का अर्थ क्या है, गुरु। ठीक है। इस सूत्र को पूरा करने के लिए पीछे और ले और गै लगाए हैं, आप कुछ और भी लगा सकते थे, लेकिन ले और गु, लघु और गुरु हम कह सकते हैं, इसलिए हमारा सूत्र पूरा हो गया। सभी गण हमारे निकल आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 गण हो गए हैं। ठीक है। कौन सी गण है, यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण, ये सूत्र हो चुका है। समझ में आ गया। अच्छा, अब बीच में बात चली थी कि कौन से वर्ण, कोई हम शब्द लिखेंगे, इस शब्द की मात्रा क्या होगी। अब जैसे हम लिखते हैं कमल, कमल, वैसे आपको पता चल गया होगा कमल का क्या है, लघु है, इसमें कोई मात्रा नहीं है, लघु हो जाएगा, लघु हो जाएगा, लघु लघु लघु, किसका हो जाएगा, कौन सा गण हो जाएगा, ये नगण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नगण हो जाएगा। सुलभ, सुलभ, सुलभ में क्या होगा, यहाँ ऊ कैसा है,
लघु है तो यहाँ भी क्या होगा लघु, यहाँ भी लघु, यहाँ भी क्या होगा लघु लघु, ये भी क्या हो जाएगा नगण हो जाएगा। ठीक है, जैसे दूती, यहाँ दू कैसा है दीर्घ है, ऊ कैसा है दीर्घ, यहाँ क्या हो जाएगा गुरु, ती कैसी है लघु है तो क्या हो जाएगा दूती का लिख देते हैं, चलो दूती का, तो यहाँ क्या हो जाएगा लघु, यहाँ क्या हो जाएगा गुरु। कहाँ पे कौन से का सूत्र आ रहा है, रगड़ का सूत्र आ रहा है। ठीक है, पंकज, पंकज, यहाँ पे क्या आया है बिंदी आई है, अनुस्वार आया है, अनुस्वार के कौन सी मात्रा होती है गुरु की होती है, तो क्या हो जाएगा गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु किसका सूत्र है भगण का सूत्र है। ठीक है, तो ये आपको कैसे कौन से वर्ण पे कैसी मात्रा लगती है, कैसे लघु कहाँ लघु लगता है कहाँ गुरु लगता है, ये आपको पता चल गया, गण के बारे में पता चल गया। अब देखते हैं आगे। अब उसके बाद जो छंद है दोहा, चौपाई, रोला, उन छंद को हम पढ़ते हैं। अब देखिए मात्रिक छंद, सबसे पहले हम क्या करेंगे हमारे सिलेबस में मात्रिक छंद, और मात्रिक छंद देखते हैं, बस उसके बाद वार्णिक छंद देखते हैं। तो मात्रिक छंद में जो है वो क्या है दोहा, चौपाई, और भी छंद है जैसे कि दोहा चौपाई क्या है मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है। कवित सवैया ये क्या है वार्णिक छंद है। ठीक है, कवित सवैया क्या है वार्णिक छंद है। दोहा चौपाई गीतिका हरि गीतिका ये क्या है मात्रिक छंद है। अब दोहा छंद क्या होता है, कितनी मात्राएं होती है, कैसे होगा दोहा वो देखते हैं। दोहा क्या है, मात्रिक छंद में भी भेद होते हैं, एक होता है सममात्रिक छंद, सममात्रिक छंद। ठीक है, सम का पता है जो सम संख्या होती है, और एक होता है अर्ध सममात्रिक छंद, अर्ध सम मात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद, और एक होता है विषम मात्रिक छंद। सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण, 4 चरण होते हैं ना, प्रत्येक चरण में बराबर मात्राएं हो, जैसे कि चौपाई है, चौपाई में 16-16 मात्रा, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है, 4 चरण है तो कितनी मात्रा हो गई कुल 28 मात्राएं होगी। जो दोहा है वो अर्ध सममात्रिक छंद है। दोहा का उल्टा क्या होता है सोरठा होता है, क्या है अर्धमात्रिक सम छंद है। इसमें क्या है पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, दूसरे चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं, कुल होती हैं 24 मात्राएं। अब देखिए 11 और 13 11, ठीक है, और जोड़ हो गया इनका योग हो गया 24, 24 तो क्या है सम है, और ये क्या है विषम है, इसलिए क्या हो गया आधा सम है और आधा विषम है, तो क्या हो गया अर्ध सममात्रिक छंद। और विषम मात्रिक छंद इसमें जो बराबर की मात्रा है ना, किसी चरण में कितनी मात्रा आ रही है किसी में कितनी आ रही है, वो क्या हो जाएगा विषम मात्रिक छंद। ठीक है, तो हमारी बात थी दोहा छंद पे। देखिए दोहा और चौपाई छंद जो हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है, वार्णिक छंद क्या होता है, मात्रिक छंद क्या होता है ये पढ़ चुके हैं, गण क्या होते हैं, गति क्या होती है, जो अंग है अव्यय हैं छंद के वो भी हो चुके हैं, मात्राओं की गणना कैसे करते हैं, गणों के नाम क्या क्या है, सूत्र क्या है वो भी हमने कर लिया है। दोहा और जो चौपाई छंद है वो अगली क्लास में करेंगे। अभी करते हैं तो थोड़ा आप बोर हो जाओगे, हो सकता है पीछे का आपको याद ना रहे, भूल जाओ। केवल दोहा और चौपाई छंद को अगली क्लास में पढ़ेंगे, इसके उदाहरण करेंगे, दोहा छंद के उनकी मात्राओं को लगा कर देखेंगे, मात्राओं को काउंट करेंगे कि यहाँ पे इतनी मात्राएं आई तो कैसे आई। तो ये अगली क्लास के लिए छोड़ते हैं, तब तक आप
उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में बने रहिए, अपनी तैयारी अच्छे से करें। आपका दिन शुभ हो।